ठीक है। देखें जो एमआरआई है 1980s में, ये 80 में ये फर्स्ट टाइम मंजर आम पे आया था, इजाद हुआ था। ठीक है ना। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो है हम एक इमेज लेते हैं। इमेज हम कैसे लेते हैं, जो इमेज है एमआरआई इमेज हम कैसे लेते हैं, देखो एक तरफ रेडियो वेव्स ठीक है हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ रेडियो वेव्स को हम टोचन करते हैं, बॉडी में एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं हर तरफ, ठीक है, इनके साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें हैं एमआरआई में, जिस तरह एमआरआई नाम में भी तीन चीज़ें हैं ना, तो इसमें भी इसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये एज ए निमोनिक याद रखें कि एमआरआई में तीन लेटर्स हैं, इसमें फिर चीज़ें भी तीन है। कौन कौन सी, इन द एक मैग्नेटिक फील्ड है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं और इन रेडियो वेव्स को टोचन करते हैं, टारगेट करते हैं किसके लिए, एटॉमिक न्यूक्लिया इन द बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, इनको हम टारगेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इस तरह हमें ये क्या मिलता है, हमें ये इमेज मिलता है, ठीक है। ठीक है ना। आप देखिए जो बॉडी में तो हर तरफ हाइड्रोजन एटम्स तो होते ही होते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो बॉडी में हर तरफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये एक बात हो गई, ठीक है। अब ठीक है ना, ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं बॉडी के, यानी कि ये जो प्रोटॉन न्यूक्लियाई हैं, इनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, चार्ज भी होती है और स्पिन भी होती है, ठीक है ना। जब इनको जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाया जाता है, या मैग्नेटिक फील्ड को इनके पास लेके आया जाता है, तो ये क्या करते हैं, दे अलाइन विद द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेशन, सही है, ठीक है ना। अब इस प्रोसेशन के बाद अगर हम इसमें से रेडियो वेव्स की कोई पल्स गुजार लेते हैं ना, या फिर रेडियो वेव्स की पल्स डाल देते हैं, ठीक है ना। रेडियो वेव्स सिंपली, इसमें पल्स की बात करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस हम जब रेडियो वेव्स डाल देते हैं तो ये रेडियो वेव्स इन अलाइंड जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ये इसकी मोशन को अल्टर कर देते हैं। दिस पल्स अल्टर्स द मोशन ऑफ द न्यूक्लियाई, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं अपनी अलाइनमेंट से, ठीक है ना। ठीक है। फिर जब ये रेडियो पल्स जो है, ये रेडियो पल्स जब ये स्टॉप, ये जब इट सीजेस, व्हेन दिस रेडियो वेव पल्स सीजेस, प्रोटॉन इमीडिएटली क्या होते हैं, रिटर्न होते हैं अपनी प्रीवियस अलाइनमेंट में। यानी समझ आ गई, हाइड्रोजन आयन जब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड गुजारते हैं, इनको मैग्नेटिक फील्ड के पास रखते हैं, तो ये अलाइन होते हैं एक ख़ास एक तरतीब के साथ। फिर जब हम इसमें रेडियो वेव्स की पल्स डाल देते हैं तो ये मूव कर जाते हैं अपनी अलाइनमेंट से, ठीक है। और ये रेडियो वेव्स हटाते हैं तो ये दोबारा इमीडिएटली अपनी वापस उस पोजीशन पे आ जाते हैं, कहती है, ठीक है। ठीक है ना। ये प्रोसेस जिसमें प्रोटॉन्स इमीडिएटली रीअलाइन होते हैं अपनी प्रीवियस पोजीशन में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको रिलैक्सेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो ये दो टर्म्स आप याद रखें। अच्छा, एक रिलैक्सेशन और दूसरा हमने क्या कहा, पोजीशन में अलाइन होते हैं, रिलैक्सेशन में ये क्या होते हैं, दोबारा रीअलाइन होते हैं, अपनी जगह छोड़ने के बाद दोबारा रीअलाइन होते हैं, ठीक है। ठीक है ना। अब जब ये रीअलाइन होते हैं, यानी इनकी जब रिलैक्सेशन होती है, इन प्रोटॉन्स की जब रिलैक्सेशन होती है तो क्या होता है, ये फिर रिलीज़ करते हैं एक सिग्नल, जिसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिलीज़ करते हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल RFS को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हम कॉइल्स रख के अराउंड पेशेंट के इर्द गिर्द कॉइल्स रख के इस RFS को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं, ये
ठीक है। ये जो रेडियो या RFS या रेडियो सिग्नल्स या रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर एक PC इसकी प्रोसेसिंग करता है, उसके एंड में एक इमेज बनता है। इस इमेज को हम क्या कहते हैं, MRI बोलते हैं। सही है, ठीक है ना। अब याद रखें कि जो स्पेसिफिक जो टिश्यू होता है, इसके डिफरेंट किस्म के टिश्यूज़ है ना बॉडी में। बोन है, ठीक है, बोन है, टेंडन है, फैट है, फेशिया है, लिगामेंट्स हैं, लंग्स हैं, फिर पेरेन्काइमा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स हैं। तो ये स्पेसिफिक टिश्यू की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये जो है ना, ये जो स्पेसिफिक टिश्यू की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो डिफ़ाइन करती हैं कि मैनर क्या होना चाहिए और रेट क्या होना चाहिए किस चीज़ का, रिलैक्सेशन का। ठीक है, ये जो प्रोटॉन्स हैं एट विच द न्यूक्लियाई रिलैक्स, इस रिलैक्सेशन का मैनर क्या होना चाहिए और इस रिलैक्सेशन का रेट क्या होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि ये डिफरेंट टिश्यूज़ के लिए डिफरेंट होती है ये। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ इमेज फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं, ठीक है ना। देखें कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस जो होती हैं ना, ये अगर इसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस की इसकी देखो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं। याद रखें, इन पल्सेस की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं और ये इन फ्रिक्वेंसी की डिफरेंट क्या ड्यूरेशन। ठीक है ना, दो चीज़ें हैं इसकी खासियत जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इन फ्रीक्वेंसी की ड्यूरेशन और दूसरी इनकी स्ट्रेंथ हम यूज़ करके लार्ज नंबर ऑफ इमेज सीक्वेंसेस हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ इमेज सीक्वेंसेस हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरह जो पल्स सीक्वेंस है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स इमेजेस, ये जो होती हैं T1 वेटेड पल्स सीक्वेंस हो सकती है और ये T2 वेटेड पल्स सीक्वेंस हो सकती है। ठीक है ना, तो ये T1 वेटेड पल्स सीक्वेंस या T2 वेटेड पल्स सीक्वेंस या फिर इन अदर वर्ड्स T1 वेटेड इमेज या T2 वेटेड इमेज में डिफरेंस होता है। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है ना। अब जो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ MRI ओवर CT स्कैन, हमने CT स्कैन पहले देखा था। अब MRI के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होती है MRI में, जबकि CT स्कैन में आपने देखा कि एक CT चेस्ट जो होता है वो 400 कन्वेंशनल एक्सरेज के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह नो बॉडी और एयर आर्टिफैक्ट। ठीक है, आपको MRI में बोनी, और ये बॉडी नहीं है, बोनी है, बोनी और एयर आर्टिफैक्ट आपको कोई नज़र नहीं आएगा। MRI में बोनी और एयर आर्टिफैक्ट आपको कोई नज़र नहीं आएगा। मल्टी सेक्शनल इमेजिंग होती है, इसमें बहुत फ़ायदा है। इसमें अल्दो CT में भी सेक्शंस होते हैं, लेकिन MRI में मल्टी सेक्शनल इमेजिंग होती है। हाईली इंट्रिंसिक कंट्रास्ट इसमें आपको नज़र आएगा। स्पेसिफिक एंड एक्सटेंशन ऑफ द डिजीज़ इज़ मोर एक्यूरेट, यानी कि स्पेसिफिसिटी एंड एक्सटेंशन ऑफ द डिजीज़ इज़ मोर एक्यूरेट। ठीक है, कोई एक्सटेंशन है डिजीज़ की, ट्यूमर श्यूमर। ठीक है, इसी तरह अर्ली डायग्नोसिस में काम आती है MRI। फ्यू डायग्नोसिस कैन बी डायग्नोज अर्लियर विथ MRI। ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है। ठीक है ना, फ्यू डिजीज़, ये डायग्नोसिस नहीं, फ्यू डिजीज़ कैन बी डायग्नोज्ड विथ अर्ली विथ MRI। अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं MRI के CT के ऊपर, ये आप रोक के देख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि MRI के यूजेस ऑफ MRI क्या क्या हैं, या फिर बेनिफिट्स ऑफ MRI या एडवांटेजेस ऑफ MRI। ठीक है ना, चलो देखते हैं। देखो, पहला एडवांटेज MRI का ये है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट बोलो, लंग्स बोलो, स्पाइनल कॉर्ड बोलो, लिवर बोलो और ब्रेन बोलो, इस तरह के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, इनकी जो होती है ना, इनका जो इमेज होता है
वो क्लियरर होता है इसमें एमआरआई में, और मोर डिटेल्ड होता है। याद रखें, सॉफ्ट टिश्यूज़ ये जो जितने भी मैंने बताए, इनका एमआरआई इमेज क्लियरर होता है और मोर डिटेल्ड होता है, ठीक है ना। एमआरआई का भी कंट्रास्ट होता है, याद रखें। जिस तरह सीटी में कंट्रास्ट नहीं होता, तो एमआरआई कंट्रास्ट मटेरियल जो होता है ना, वो गेडोलिनियम जिसको बोलते हैं, ठीक है, गेडोलिनियम बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो गेडोलिनियम होता है इज़ लेस लाइकली टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ एलर्जी रिएक्शन। इसका जो ठीक है ना, रिएक्शन बहुत कम होता है गेडोलिनियम को। एमआरआई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेडोलिनियम, जबकि एक्सरे और सीटी स्कैन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूरोग्राफीन। आपको पता है ना, जो यूरोग्राफीन है वो कितना टॉक्सिक होता है, नेफ्रोटॉक्सिक होता है ये, ठीक है ना। और इसके एलर्जिक रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बेस्ड आयोडीन बेस्ड होता है ये यूरोग्राफीन, ठीक है। तो गेडोलिनियम लेस एलर्जी और नो एलर्जी, यूरोग्राफीन एलर्जिक रिएक्शंस इससे होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक भी ये होता है यूरोग्राफीन, ठीक है। इसी तरह जो क्या कहते हैं, नंबर 3 जो एडवांटेज है एमआरआई का, एमआरआई कैन डिटेक्ट, ठीक है, जो एमआरआई जो है वो आपको ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ आपको बता सकता है बॉडी के अंदर, डेट कैन बी ऑब्स्क्योर्ड, या बोन्स की वजह से जो दूसरे इमेजिंग टेक्निक्स में नज़र नहीं आ रही हों वो भी इसमें नज़र आती हैं। तो बोन्स को खातिर में नहीं लाता है एमआरआई, ठीक है। यानी कि बोन्स की वजह से जहाँ पे दूसरे इमेजिंग टेक्निक्स फेल हो रही होती हैं वहाँ एमआरआई आपका साथ देता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब एमआरआई देखो, एमआरआई क्या होती है, एमआरआई होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी कहते हैं इसको। एक होती है, क्या होती है, एक्सरे एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी है ये एक फास्ट मेथड हो जाता है, ठीक है ना, एंजियोग्राफी का। और जो है दूसरी बात ये है कि नॉन इन्वेसिव होता है, बिल्कुल इसमें रेडिएशन भी नहीं होती इवन, ठीक है ना। तो ये एक नॉन इन्वेसिव फास्ट मेथड होता है, ठीक है ना, हार्ट की और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। हार्ट की और कार्डियोवैस्कुलर जो सीवीएस हार्ट के बाहर भी तो एओर्टा वगैरह, ठीक है, वो भी शामिल होती हैं, उनकी डिजीज़ की, ठीक है ना, एक फास्ट एंड नॉन इन्वेसिव तौर पे हम डिलीनिएशन कर सकते हैं, डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं विद मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी एज़ कम्पेयर टू एक्सरे एंजियोग्राफी और सीटी एंजियोग्राफी, ये हमने पहले पढ़े हुए थे, है ना। अच्छा, फिर हमारे पास आता है 5वां एडवांटेज ऑफ द एमआरआई। एमआरआई क्या है, एमआरसीपी, ठीक है, ठीक है। एमआरसीपी जो है असल में एमआरआई ही है, लेकिन इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैंक्रियाटिकोग्राम, ठीक है ना। इससे हम क्या असेस कर सकते हैं, बिलियरी ट्री असेस करते हैं, ठीक है, इससे हम बिलियरी ट्री की असेसमेंट करते हैं। फिर हमारे पास 6ठा एडवांटेज क्या है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का, ठीक है ना, जो रेक्टल कार्सिनोमा है और गायनिकोलॉजिकल मलिग्नेंसीज़ हैं, रेक्टल कार्सिनोमा एंड गायनिकोलॉजिकल जो मलिग्नेंसीज़ हैं, इनकी स्टेजिंग में रोल प्ले करती है कौन, एमआरआई, ठीक है, इनकी स्टेजिंग में रोल प्ले करती है, सही है, ठीक है। फिर एक और जो फ़ायदा होता है एमआरआई का, ठीक है, वो ये कि इसमें कोई भी रेडिएशन नहीं होती, याद रखें, ठीक है ना। एमआरआई की जो लिमिटेशंस क्या हैं हम देखते हैं, एमआरआई किन किन जगहों में जाके फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। पहली बात, ये तो एक्सपेंसिव है, हर मरीज़ को हम ये दे नहीं सकते। दूसरा, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, ठीक है ना। इसका जो प्रोसीजर टाइम होता है बहुत लंबा होता है, याद रखें। आपको वार्ड में भी जब हम बताते हैं कि एमआरआई करो, तो रेडियोलॉजी वाले बेचारे टाइम देते होते हैं कि भाई 4 दिन बाद आओ, 5 दिन बाद आओ, ठीक है ना। तो ये इसीलिए क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है। इमेजेस आर इजीली डिग्रेडेड बाय मोशन। देखो, मोशन जो होती है ना, इमेजेस ख़राब हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं मोशन से, ठीक है ना। मोशन जो है इस बेचारे की कातिल है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कैसी मोशन, यार देखो, रेस्पिरेटरी मूवमेंट, बॉल मूवमेंट,
इसी तरह कार्डियक मूवमेंट, इस तरह की मूवमेंट जो है ये की वजह से ये इमेज ख़राब हो सकता है एमआरआई का, ठीक है। इसी तरह फिर अगली जो लिमिटेशन है एमआरआई की, इसमें हाई स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हाई स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ होती है। तो इस हाई स्ट्रेंथ से क्या होता है, ठीक है ना, तो आप उन पेशेंट्स पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। किन पेशेंट्स में जिनमें पेसमेकर्स लगे हों और प्रोस्थेटिक वॉल्व्स लगे हों और एन्यूरिज्म क्लिप्स लगे हों, ऐसे पेशेंट्स में हम एमआरआई यूज़ नहीं कर सकते, याद रखें, ठीक, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ना, बहुत ही हाई स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। तो अब एमआरआई के कंट्राइंडिकेशंस ऑफ एमआरआई क्या, दो किस्म के हैं कंट्राइंडिकेशंस। कंट्राइंडिकेशंस एक रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट जो कंट्राइंडिकेशंस है, मेटेलिक फॉरेन बॉडी, बुलेट वगैरह है, तो उसकी हम एमआरआई नहीं करा सकते। किसी भी पेशेंट में बुलेट है तो उसमें हम एमआरआई नहीं करा सकते। इसी तरह पेसमेकर एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है। कोक्लियर इम्प्लांट्स किसी के लगे हैं, वो भी एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है। क्रेनियल एन्यूरिज्म क्लिप्स लगे हैं जिसके, ठीक है, क्रेनियल एन्यूरिज्म क्लिप्स लगे हैं, उनमें भी हम एमआरआई नहीं करा सकते। क्यों? वही वाली बात है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। फिर रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं? फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, इसमें हम एमआरआई नहीं करा सकते, रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। क्लास्ट्रोफोबिया जिसको है, ठीक है, क्लास्ट्रोफोबिया, इसमें भी हम एमआरआई नहीं करा सकते।